नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों बाद मैं क्लास साइंस का लेने जा रहा हूँ। आप जानते ही हैं कि नहीं थे हम, तो पिछले क्लास में साइंस के पिछले क्लास में हमने कोशिका शुरुआत की थी और कोशिका का एक क्लास मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो पिछले क्लास में, मतलब YouTube पे जाके प्ले लिस्ट में आप पिछले क्लास में जनरल साइंस के में आप जब खोलेंगे तो वहाँ पिछले क्लास में आपको कोशिका का पार्ट 1 मिलेगा। ये कोशिका का पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें बताई थी और एक कोशिका, मनुष्य के शरीर की एक कोशिका में जितने भी पार्ट पाए जाते हैं उन सभी पार्टों के बारे में हम एक एक करके बता रहे थे। उसी क्रम में आज हम वहीं से आगे से शुरू करेंगे। हमने आपको बताया था गाल्जी काय। इसके पहले वाले क्लास में आप देख सकते हैं गाल्जी काय के बाद से हम आपको आज बताएंगे अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पहले आप समझिए जो है, जो अंतःद्रव्यी जालिका होता है, ये अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है ना, ये केंद्रक के पास होती है। केंद्रक के पास अंतःद्रव्यी जालिका होती है, समझते रहिए। और अंतःद्रव्यी की जालिका का जो है संरचना कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए, संरचना कुछ इस तरह से होता है। एक आधी संरचना खुरदुरी टाइप की होती है। देखिए, खुरदुरी टाइप की होती है, तो इसको कह दिया गया खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। और जो चिकनी है, जहां पे खुरदरा टाइप का नहीं है, चिकना है, उसको कह दिया गया चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। तो इनका अलग अलग काम भी हम बताते हैं आपको। तो और चूंकि केंद्रक के पास में ये होती है, ठीक है, केंद्रक के पास में अंतःद्रव्यी जालिका होती है और जिनमें दो भाग होता है। एक भाग आधा तो खुरदरा होता है और दूसरा जो चिकना भाग होता है उसको चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, और जो खुरदरा भाग होता है उसको खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। तो अब इस क्रम में देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि चिकनी हो गई और ये खुरदरी हो गई। सबसे पहले हम अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में ये जान लेते हैं, थोड़ा सा इसका जो है ओवरव्यू इसका हम बता देते हैं आपको कि 1945 में होर्टर ने 1945 में होर्टर एक विद्वान थे, होर्टर ने खोज की थी। 1945 में होर्टर ने इसकी खोज की थी। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, मतलब अंतःद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? होर्टर ने की थी। कब की थी? 1945 में। वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1945 में कोशिका की खोज हुई थी। किसने की थी? होर्टर ने की थी। अच्छा, इन्होंने बताया कि ये जो है लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। किसका? ये संरचना जो बनी है ये लाइपोप्रोटीन की है। लाइपोप्रोटीन, ये एक लाइपोप्रोटीन की संरचना है जिसको हम अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। और ये दो तरीके से होती है, मतलब आधा भाग तो खुरदरा होता है और आधा भाग चिकना होता है। अच्छा, जो खुरदरा होता है उस पे क्या लगा हुआ है उसको हम बता रहे हैं। तो एक चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, चूंकि ये केंद्रक के पास होती हैं, होर्टर ने 1945 में खोज की थी और लाइपोप्रोटीन का ये बना होता है। तो इसके आगे देखिए साथियों, जो केंद्रक के समीप, बिल्कुल केंद्रक के समीप ही होता है, देख सकते हैं आप। अच्छा, तो एक तो हमने बताया कि खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका, और एक बताया हमने चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। एक खुरदुरी और एक चिकनी। अच्छा, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है या खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका होते हैं, उनका काम क्या होता है? तो जो अंतःद्रव्यी जालिका चिकनी होती है उसका क्या काम है, देखते रहिए। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका वसा निर्माण करती है। क्या? वसा निर्माण करती है।
चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका वसा निर्माण करती है, और भी कुछ करती है, देखते रहिए। यहां लिख दे क्या अंतःद्रव्यीय जालिका, अच्छा नहीं लग रहा है। चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका दिख रहा है पूरा बोर्ड की नहीं? हाँ दिख रहा है। तो आप इसको मत देखिए अभी, ये हम अभी बाद में बताएंगे। पहले आप यही देखिए अंतःद्रव्यीय जालिका। अंतःद्रव्यीय जालिका की खोज होल्टर ने 1945 में की थी, और उन्होंने कहा कि यह लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक संरचना है, और इस संरचना में दो भाग होते हैं, एक चिकनी और एक खुरदुरी। तो जो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका होती है वो वसा का निर्माण का काम करती है, ठीक है। और ये चूंकि केंद्रक के पास होते हैं, जो चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका वसा निर्माण का कार्य करती है। और वहीं पर अगर खुरदुरी की बात की जाए तो जो खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका होती है वो प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। प्रोटीन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, प्रोटीन निर्माण का कार्य, प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है, ठीक। तो चिकनी अंतःद्रव्य, फिर हम बता रहे हैं, कंफ्यूजन में मत जाइएगा। चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका वसा निर्माण का कार्य करती है, और खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है, ठीक है। उसके आगे देखिए, तो ये आप जान गए चिकनी और खुरदुरी, इन दोनों का काम आपने जान लिया। कब खोजा गया, किसने खोजा, किसकी बनी हुई है, इतना जान लिया। अब आगे थोड़ा सा एक पॉइंट और है। पॉइंट ये है कि जो अंतःद्रव्यीय जालिका होता है, कोशिका विभाजन के समय अंतःद्रव्यीय जालिका जो होती है, ये आनुवांशिक पदार्थ, जो अंतःद्रव्यीय जालिका होती है, आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव तक ले जाने का कार्य करती है। ये अंतःद्रव्यीय जालिका जो है ना, ये कोशिका द्रव्य तक आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का कार्य करती है। ये इसकी विशेषता है, ये अंतःद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है, ये आनुवांशिक पदार्थ को, आनुवांशिक पदार्थ को क्या करती है, ये आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव्य तक ले जाती है, कोशिका द्रव्य तक ले जाने का कार्य करती है, ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। तो अब ये आपने जान लिया अंतःद्रव्यीय जालिका के बारे में थोड़ा सा स्पेशल विशेषता, ठीक, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो अब ये हम हटाते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे केंद्रक के बारे में। अब हम केंद्रक के बारे में, तो एक केंद्रक की संरचना हमने बनाई, केंद्रक की संरचना हमने बनाई, और जो चारों तरफ आपको लग रहा है कि बाउंड्री घेरा हुआ है, वो क्या है, वो केंद्रक झिल्ली है। क्या है, केंद्रक झिल्ली है। और ये क्या है, ये केंद्रक है। और ये क्या है, जो ऐसे ऐसे डंडा आपको कीड़े की तरह लग रहा होगा, वो कीड़ा नहीं है, वो क्रोमेटिन धागे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसका, अभी हम सब लिखवाएंगे। और ये जो जल भरा हुआ है, इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो अब केंद्रक द्रव्य के बारे में हम आपको बताएंगे, और केंद्रक के बारे में बताएंगे, केंद्रक झिल्ली के बारे में बताएंगे, क्रोमेटिन धागे के बारे में बताएंगे। तो एक ये संरचना बनी है साथियों, इस संरचना को आप देखिए, और जितना भी हमने लिखा हुआ उसको देखते रहिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, जो केंद्रक की मुख्य विशेषताएं हैं और जो जानने लायक चीजें हैं जो परीक्षा में आती हैं, पॉइंट वाइज में देखते रहिए। खोज, सबसे पहले तो खोज लिखिए। खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज, केंद्रक की बात हो रही है तो केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट, ऊपर दिख रहा है कि नहीं, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1831 में, 1831 ईस्वी में, ठीक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की।
यह कोशिका का मुख्य कोशिकांग है। किसी भी कोशिका में केंद्रक होता है और कोशिका का मुख्य जो है ये कोशिका का मुख्य कोशिकांग है। कोशिका का मुख्य अंग है, इसीलिए इसको कोशिकांग कहा गया। कोशिका का मुख्य कोशिकांग ये किसी भी कोशिका में होता है। ठीक है, कोशिका का मुख्य कोशिकांग है कि हर कोशिका में ये मौजूद होता है। एक हमने बताया था आपको कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो कोशिका होती है वो एकदम से परिपक्व रूप में नहीं होती है। वो अभी नवजात कोशिका होती है, नई कोशिका, बिल्कुल परिपक्वता का गुण उसमें नहीं होता, लेकिन होता वहां पर भी है। तो ये हमने बताया कोशिका के बारे में, आपको विशेषताएं बता रहे हैं। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका का मुख्य कोशिकांग है ये, जो कोशिका निर्माण के लिए उत्तरदायी है। कोशिका निर्माण के लिए उत्तरदायी है कौन? कोशिका निर्माण के लिए उत्तरदायी है कौन? केंद्रक। कोशिका का मुख्य कोशिकांग है केंद्रक, और कोशिका के निर्माण के लिए कोशिका निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में एक एक चीज समझते रहिए और आप नोट्स बनाते रहिए, तभी इसीलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, नहीं तो ऐसे मुंह से बोल देता और फिर भूल जाता। लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ इसीलिए कि आप भी नोट कर लीजिए। तो कोशिका निर्माण के लिए ये उत्तरदायी है। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें। होता है केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली होती है। दूसरा क्या होता है? क्रोमेटिन धागे होता है, क्रोमेटिन धागे। तीसरा केंद्रक होता है। चौथा केंद्रक द्रव्य। अब इन सब चीजों के बारे में कुछ विशेषताएं आप लिख लीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि आखिर ये चारों है क्या चीज, बताए नहीं। तो आप इन चारों के बारे में कुछ लिख लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि अच्छा, इसमें केंद्रक में डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। तो सबसे पहले आप जो है क्रोमेटिन धागे के बारे में लिखिए। क्रोमेटिन धागे के बारे में, क्रोमेटिन धागे। ठीक है, अच्छा क्रोमेटिन धागे में लिखिए आप कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। किसकी बात हो रही है? क्रोमेटिन धागे की बात हो रही है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। कोशिका का विभाजन, जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय क्रोमेटिन धागे जो होते हैं वो मेटाफेज अवस्था। दूसरी विशेषता, जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय ये क्रोमेटिन धागे क्या करते हैं? क्रोमेटिन धागे मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र में बदल जाते हैं। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र में बदल जाते हैं। गुणसूत्र में ये बदल जाते हैं। यही क्रोमेटिन धागे, यही जो आप रस्सी की तरह देख रहे हैं ना, यही क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के रूप में बदल जाते हैं। गुणसूत्र में
बदल जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं। ठीक, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र मौजूद होते हैं, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। अब क्रोमेटिन धागे जो हैं वही तो गुणसूत्रों के रूप में बदलते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक, हर चीज आपको लिखना है। आनुवंशिक पदार्थ है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला क्लास अगर नहीं देखेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि पहले वाले क्लास का ही आधा भाग है, इसीलिए हमने पार्ट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। पूछ ले कोई कि डीएनए क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन तो एक प्रोटीन के क्रम मतलब के कैटेगरी का है। तो हिस्टोन प्रोटीन, या आप ना समझिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है। हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। ये डीएनए का संरक्षण करता है। ये क्या करता है? डीएनए का संरक्षण करता है। इस डीएनए का संरक्षण करता है, रख रखाव करता है ये हिस्टोन प्रोटीन। ये क्या करता है? डीएनए का, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? हिस्टोन प्रोटीन डीएनए का संरक्षण करता है। संरक्षण, ठीक है, डीएनए का संरक्षण करता है। डीएनए के छोटे भाग के, डीएनए के, अब आपसे कोई पूछ ले कि जीन किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? डीएनए के छोटे भाग को ही जीन कहते हैं। डीएनए के छोटे भाग को जीन कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ, डीएनए के छोटे भाग को जीन कहते हैं। जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन धागे की विशेषता हम बता रहे हैं आपको। क्रोमेटिन धागे कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाते हैं, और मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र क्या होता है? क्रोमेटिन धागे जो होता है वो गुणसूत्र के रूप में मेटाफेज अवस्था में बदल जाते हैं कोशिका विभाजन के समय। और डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि चूंकि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिल करके ये बनता है क्रोमेटिन धागे। इसमें जो डीएनए होता है वो जो है आनुवंशिक पदार्थ है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए की सुरक्षा करता है, संरक्षण करता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन वो डीएनए का संरक्षण करता है। उसके साथ ही जीन किसको कहते हैं? डीएनए के ही छोटे से छोटे भाग को जीन कहते हैं। डीएनए के छोटे भाग को जीन कहते हैं। जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया ये भी समझ लीजिए। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था। नीचे दिख रहा है कि नहीं? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने, जोहानसन, जीन शब्द, जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी परीक्षाओं से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक ये महत्वपूर्ण है। जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो ये चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको क्रोमेटिन धागे के बारे में। तो अब आगे देखिए, इधर हम लिख रहे हैं मानव में कितने जो है जीन पाए जाते हैं, किसी को पता है?
मानव में लगभग 25,000 मानव में लगभग 25,000 जीन उपस्थित होते हैं। मानव में लगभग 25,000 जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, 25,000 जीन लगभग में है। 25,002 हो जाए या 25,004 हो जाए तो उससे नहीं मतलब है। 25,000 जीन मानव में लगभग उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इनके समूहों को क्या कहते हैं? जीनोम कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आप क्रोमेटिन धागे ही समझ रहे हैं। क्रोमेटिन धागे में ये डीएनए होता है, तो अब डीएनए की विशेषता ना नहीं पढ़ेंगे क्या? तो वही डीएनए की विशेषता होती है। और जो हिस्टोन प्रोटीन था क्रोमेटिन धागे में, तो वो हिस्टोन प्रोटीन हमने बताया कि डीएनए का संरक्षण करता है। ये कोई जो है वो नहीं है कि जो डीएनए जो है, तो डीएनए जो है ये आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, ये डीएनए का संरक्षण करता है। अच्छा, मानव में लगभग 25,000 जीन पाए जाते हैं। जीन आनुवंशिक इकाई है। जीन क्या है? जीन आनुवंशिक इकाई है। ये चीज याद रखिएगा। डीएनए के बारे में हमने क्या बताया था? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, और जीन क्या है? उस पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई, यानी कि आनुवंशिक इकाई है। जीन से मिल करके तब क्या बना होता है? डीएनए। तो डीएनए तो एक आनुवंशिक पदार्थ हो गया, लेकिन जीन अगर कोई पूछे तो वो आनुवंशिक इकाई है। ठीक है, अब इसके बाद जीन पर, जो जीन होता है उसी पर प्रोटीन निर्माण तथा जीवन निर्माण की समस्त सूचनाएं जीन पर ही प्रोटीन निर्माण तथा जीन पर ही, ये अगला पॉइंट है, जीन पर ही प्रोटीन निर्माण तथा जीवन निर्माण की समस्त सूचनाएं, जीवन निर्माण की समस्त सूचनाएं अंकित होती हैं। जीन पर ही प्रोटीन निर्माण तथा जीवन निर्माण की समस्त सूचनाएं कोड के रूप में अंकित होती हैं। कोड के रूप में अंकित होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। जीन पर ही प्रोटीन निर्माण तथा जीवन निर्माण की समस्त सूचनाएं कोड के रूप में अंकित होती हैं। इसके बाद में जिसे आधुनिक विज्ञान जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे आधुनिक विज्ञान सॉरी साथियों, जिसे आधुनिक विज्ञान या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डिकोड किया जाता है। ठीक है, आधुनिक विज्ञान या जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसी कोड को डिकोड किया जाता है। तो आप समझ गए ना कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इसी क्रोमेटिन धागे का हिस्सा है, इसी दोनों से मिलकर ये बना है। तो अब चलते हैं हम कहाँ? दो चीज आपको हम बता चुके, क्रोमेटिन धागे बता चुके और अंतःद्रव्य जालिका बता चुके। अब आपको हम अगला एक पार्ट बताएंगे, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य साइंस में कोशिका हम पढ़ा रहे हैं, और कोशिका के संबंध में ये हमारा दूसरा क्लास है। पहला क्लास इसके पहले हमने पढ़ाया है, तो वो क्लास आप लोग देख ले प्लेलिस्ट में जाकर के, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। तो हम अब आपको बताएंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य ये भी इसी कोशिका का अंदर का भाग है, कोशिका के अंदर का भाग है। तो इसीलिए इन सब पार्ट को हम आपको बता रहे हैं और लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जब पूरा हो जाएगा तो फिर आपको हम अगले टॉपिक पे लेके चलेंगे।
तो जीव द्रव्य समझिए साथियों, जीव द्रव्य कोशिका निर्माण की, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए, मैं तो यहाँ लिखूंगा जीव द्रव्य कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था है। कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था है। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था है ये। अगला पॉइंट इसे में लिखिएगा। तो पहला तो हो गया कि कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था है जो निर्जीव, जो कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था है जो निर्जीव पदार्थों से बनी होती है, जो निर्जीव पदार्थों से बनी होती है। ये जीव द्रव्य की बात हो रही है। जीव द्रव्य जो निर्जीव पदार्थों से निर्मित, जीव द्रव्य की बात हो रही है कि यह कोशिका निर्माण की प्रथम अवस्था है जो निर्जीव पदार्थों से निर्मित होती है। उसी में दूसरा पॉइंट है, यह एक तरल है। तरल मतलब बहने वाला, जल की तरह। यह एक तरल पदार्थ है, ठीक है। यह एक तरल पदार्थ है जो कोशिका में दो स्थानों पर उपस्थित होता है। यह एक तरल पदार्थ है जो कोशिका में दो स्थानों पर स्थित होता है। कहाँ कहाँ स्थित होता है? कहाँ कहाँ स्थित होता है? दो स्थानों पर। कहाँ कहाँ? पूरी कोशिका में पाया जाने वाला जो पूरी कोशिका में जो पाया जाने वाला द्रव्य होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं, उसको जीव द्रव्य कहते हैं। लेकिन केंद्रक में जो पाया जाता है द्रव्य उसको केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। अभी हमने इसके पहले बताया था। और जो यहाँ पर बनाया हुआ था एक केंद्रक का चित्र, उसमें भी जीव द्रव्य केंद्रिका द्रव्य को दर्शाया गया था। केंद्रिका द्रव्य, तो हमने कहा कि पूरी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य, पूरी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य तथा केंद्रक में पाया जाने वाला, केंद्रक में पाया जाने वाला, केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाता है? केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। तो दो जगह में कोशिका में पाया जाता है क्योंकि कोशिका में केंद्रक भी होता है। तो एक तो पूरे कोशिका में द्रव्य पाया जाता है और एक केंद्रक में पाया जाता है। तो पूरी कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है और कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका उसमें केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रिका द्रव्य कहलाता है। केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो हो गई, चाहे केंद्रिका द्रव्य कहिए चाहे केंद्रक द्रव्य कहिए, एक ही बात है। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। तो इसमें अगले पॉइंट में लिखिएगा कि जीव द्रव्य में ही समस्त अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य में ही समस्त अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब कैसे? अब जब पूरी कोशिका में द्रव्य भरा हुआ है और उसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसी कोशिका में आपका जो हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, गाल्जिकाय बताया था और मेम्ब्रेन बताया था, ठीक है। तो ये उसी कोशिका में ही सब उसके पार्ट हैं। तो अब जब उसी कोशिका में उसी जीव द्रव्य में ही ये सब स्थित हैं, तो अब जो भी घटनाएं होगी, जो भी क्रम होगा, जो क्रियाकलाप होगा, वो सारे क्रियाकलाप जीव द्रव्य में ही होंगे। तो इसीलिए लिखवाया हमने जीव द्रव्य में ही समस्त अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। तथा समस्त कोशिकांगों को पोषण एवं तैरने का माध्यम प्राप्त होता है। समस्त कोशिकांगों को, जितने कोशिकांग हैं
चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्गी काय हो, चाहे वो केंद्रक हो। ठीक है, तो इन जो भी जितने भी समस्त कोशिकांग हैं, इनके पोषण का काम, पोषण कार्य तथा तैरने का माध्यम ठीक है, किसमें होता है? जीवद्रव्य में ही होता है। तो आप आज केंद्रक सीखे और जीवद्रव्य सीखे, क्रोमेटिन धागे सीखे, और इसके पहले वाले क्लास में हमने 3-4 पार्ट बताए थे। तो लगभग आपका एक कोशिका क्योंकि कोशिका मैंने शुरू किया था, एक कोशिका खत्म हो रहा है। इसी के साथ में हम बताएंगे आपको ये भी बताएंगे कि जो हमने बताया था आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और एक पादप कोशिका, तो उसमें अंतर आप कैसे कर पाएंगे? जब आप कोशिका के बारे में जान गए, अब इसके बाद अंतर करना मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, तो हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और पादप कोशिका। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय जीव, तो एक कोशिकीय जो कोशिका होती है, एक कोशिकीय जीव में, उनमें जो केंद्रक होता है वो एकदम से परिपक्व नहीं होता है। केंद्रक होता तो है लेकिन अभी नवजात अवस्था में होता है, नया, बिल्कुल परिपक्व अवस्था में नहीं होता है। वहीं पर यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक परिपक्व अवस्था में होता है। वहीं पर अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में भी कोशिका भित्ति होती है, जबकि आप जंतु की कोशिका में देखेंगे तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पहले सबसे बाहरी स्थान में होती है और कोशिका झिल्ली उसके बाद होती है दूसरे स्थान पे, लेकिन वहीं पर जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पहले स्थान पे होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो नवजात अवस्था में होता है, परिपक्व अवस्था में नहीं होता है। तो अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि जो पादप कोशिका है उसके बारे में तो हमने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति होती है सबसे पहले, उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होती है। पादप कोशिका में यहाँ एक और चीज होती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पादप कोशिका में हरित लवक भी होता है, हरित लवक। अब ये हरित लवक क्या है? पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। तो देखिए साथियों, हरित लवक पौधों में पाए जाते हैं। अब हरित लवक के बारे में हम बताएंगे आपको, क्यों? क्योंकि पादप में हरित लवक पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। तो देखिए, हरित लवक ये हमने एक संरचना बनाई है। हरित लवक देख लीजिए, ये दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली, एक ये और एक ये, दोहरी झिल्ली हो गई। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल भी मिलता है। हरित लवक की बात हो रही है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम के रूप में, ठीक, मैग्नीशियम पार्ट होता है। फिर ये स्ट्रोमा पार्ट है और ये ग्रेना पार्ट है। स्ट्रोमा और ग्रेना के बारे में हम लिखवाएंगे, आपको बताएंगे। राइबोसोम और डीएनए के बारे में आप जानते हैं। राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ कि राइबोसोम क्या है। तो राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। राइबोसोम के बारे में आप ये जान लीजिए कि इसकी खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज किसने की थी? जी.ई. पोलैडो, ठीक, जी.ई. पोलैडो इसकी खोज की थी। जी.ई. पोलैडो ने राइबोसोम की खोज की थी। यह एक क्रिस्टलीय संरचना, यह एक क्रिस्टलीय संरचना है। तो हरित लवक के बारे में हम आपको बता रहे थे कि हरित लवक
पौधों के हरे भाग की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये समझिएगा आप लोग कि हरित लवक पौधे के हरे भाग की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये दोहरी झिल्ली से युक्त होता है और इसमें डीएनए तथा राइबोसोम की उपस्थिति होती है हरित लवक में, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो इसी हरित लवक के अंदर होती है। ठीक है, तो ये इतना चीज आप समझ गए। उसके बाद में हरित लवक के ग्रेना भाग में, हरित लवक के ग्रेना भाग में क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं। ग्रेना भाग में क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं। ग्रेना भाग में क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं। ग्रेना भाग में क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं। और जो स्ट्रोमा भाग होता है, स्ट्रोमा जो भाग होता है वो अप्रकाशीय होता है। स्ट्रोमा भाग अप्रकाशीय होता है। स्ट्रोमा भाग अप्रकाशीय होता है। तो ग्रेना भाग में जो ग्रेना भाग होता है उसमें हरित लवक के ग्रेना भाग में क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं और जिसमें मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति पाई जाती है। हमने यहाँ ना कहा क्लोरोफिल में पूछ लेता है प्रश्न में कि किस धातु की उपस्थिति पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति पाई जाती है क्लोरोफिल भाग में। ठीक है, और वहीं पर स्ट्रोमा भाग जो होता है ये आपने देखा था, ये जो संरचना बनाई थी हमने ग्रेना की, ये आप सोच रहे होंगे क्या है, तो ये एक अप्रकाशीय जो है अप्रकाशीय होता है। ग्रेना भाग जो होता है वो अप्रकाशीय होता है, जबकि जो हरित लवक होते हैं उनके अंदर स्ट्रोमा भाग जो पाया जाता है, स्ट्रोमा भाग स्ट्रोमा भाग जो होता है वो अप्रकाशीय होता है और ग्रेना भाग में हरित लवक जो है लगे होते हैं। ग्रेना भाग में जो है क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पॉइंट में नीचे तक दिख रहा है साथियों, जिसमें जल के टूटने से, जिसमें जल के इसी भाग में जो है प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। किसमें? ग्रेना भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि ग्रेना भाग में ही क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं। अब जब क्लोरोफिल के वर्णक ग्रेना भाग में लगे हैं तो प्रकाशीय अभिक्रिया भी इसी भाग में होगी। क्लोरोफिल ही तो खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल भोजन बनाते हैं पौधों का, तो क्लोरोफिल जो होते हैं वो ग्रेना भाग में उपस्थित होते हैं। तो ग्रेना भाग में ही प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, पौधों की, जिसमें जल के टूटने से वायुमंडल में ऑक्सीजन विमुक्त होता है। जल के टूटने से ऑक्सीजन विमुक्त होता है। तो हरित लवक आप देख रहे हैं। पौधों, एक बार फिर से हम बता दें, पौधों के हरे भाग में जो कोशिकाएं होती हैं उनके कोशिकाओं में उपस्थित होता है हरित लवक, दोहरी झिल्ली से युक्त होता है। इसमें डीएनए तथा आरएनए भी पाया जाता है जो अर्ध स्वायत्त होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। कोई पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है, तो आप क्या कहेंगे? ग्रेना भाग में है, क्योंकि ग्रेना भाग में ही जो है क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं। और स्ट्रोमा भाग जो है वो एक अप्रकाशिक जो है अंग है, वहाँ अप्रकाशीय भाग है वो। फिर जल के टूटने से ही ऑक्सीजन विमुक्त होता है। इसके आगे देखिए साथियों, थोड़ा सा और है, 1-2 पॉइंट बस। तो ये लास्ट पॉइंट था साथियों कि प्रकाशिक अभिक्रिया में, अच्छा हमने कहा कि ग्रेना में जो क्लोरोफिल के वर्णक लगे होते हैं वो ग्रेना भाग में होते हैं, और स्ट्रोमा जो भाग होता है, स्ट्रोमा भाग जो होता है वो अप्रकाशिक होता है।
उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ग्रेना भाग जो है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य का प्रकाश हो या कोई प्रकाश हो, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो भोजन बना पाते हैं पौधे। तो प्रकाशिक अभिक्रिया की जरूरत पड़ती है स्ट्रोमा भाग में, भले ही प्रकाशिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश की, लेकिन इस अभिक्रिया के बाद जो ऊर्जा बनती है CHO जो ऊर्जा बनती है प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा का प्रयोग ये करता है स्ट्रोमा, और प्रयोग करके क्या बनाता है C6H12O6 का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दोनों आधारित हैं, भले ही इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकाश के उपस्थिति में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग ये करता है स्ट्रोमा भाग, और उपयोग करने के बाद C6H12O6 का निर्माण करता है। तो ये था हरित लवक। तो लगभग कोशिका के बारे में आप जान चुके हैं, ये दूसरा क्लास था। इसके बारे में हम अगला टॉपिक फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो पूरा क्लास देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास थोड़ा लंबी जरूर है, लेकिन आप पूरा क्लास देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।